गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भाषा विचार। ठीक है। बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर विचारों व भावों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक है। यह भाषा शब्द संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ हम बोलना कहेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने जो अंदर भाव है एवं विचार है, उसे हम एक दूसरे को समझाते हैं या समझते हैं। अब आगे है भाषा के रूप। भाषा के निम्नलिखित 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरे तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें भी मौखिक ही भाषा होगी। ठीक है। फिर वाद विवाद जो होते हैं एक दूसरे के बीच, 2 व्यक्तियों में आपस में, उसे भी हम मौखिक भाषा के रूप में जानते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का यह रूप प्राचीनतम है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप के द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा को हम अपनी बात लिखकर हम दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, बतलाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, लेख, ठीक है, समाचार पत्र को हम लिखित भाषा द्वारा ही दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा की अपेक्षा यह सीमित होती है। ठीक है। उसके बाद है मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषाई परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। मातृभाषा का अर्थ है बच्चों, जो हम अपने परिवार में अपने माँ बाप से सीखते हैं, जो वह भाषा बोलते हैं, ठीक है, उसे हम मातृभाषा, जो माँ और वो परिवार से सीखते हैं, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है। प्रायः हम यह देखते हैं कि हिंदी भाषा बोलने वाले परिवार में जो बालक जन्म लेते हैं, उसे हम वह मातृभाषा उनकी हिंदी ही होती है। ठीक है। अब आते हैं राजभाषा पे। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। हम लोग के सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा का ही, हिंदी ही राजभाषा से कामकाज होता है। ठीक है। सारे कार्यालय में हिंदी ही भाषा प्रयोग होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरा स्थान रखती है। ठीक है। इसको याद रखिएगा बच्चों आप लोग। दूसरा साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रायः कम होता है। साहित्यिक भाषा जो होती है, हम बोलचाल की भाषा साहित्यिक भाषा से एकदम ही अलग होती है, क्योंकि साहित्यिक भाषा में जो है हम कविता, नाटक, कहानी, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं में इसी से साहित्यिक भाषा से ही इसकी रचना की जाती है। ठीक है। यह भाषा का मानक रूप होती है। इसमें साहित्य की ही रचना केवल हो सकती है। ठीक है। साहित्यिक भाषा में केवल रचना ही होती है। यह बोलचाल की भाषा से बहुत ही अलग होती है। उसके बाद है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। ठीक है। भाषा जो होती है उसका क्षेत्र बड़ा ही सीमित होता है। वह बोली जो है क्षेत्र में ही बोली जाती है। किसी क्षेत्र की यह बोली जाती है, यह बोली। ठीक है। कुछ बोली अवधी, ब्रज, बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि होती है।
कुछ बोलियां ऐसे हैं जो अवधी, ब्रज, बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी, यह कुछ क्षेत्रों में ही बोली जाती है। बोली का प्रयोग साहित्य के लिए किया जाता है, लिखित साहित्य के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद लिपि है। प्रत्येक भाषा को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम जो बोलते हैं, हमारे उच्चारण में जो ध्वनियां उच्चारित करते हैं, उसे लिखने का जो नियम होता है, जो लिखने की विधि होती है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। वो क्रमबद्ध तरीके से अच्छे सुंदर ढंग से दिखे, इसके लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी। ठीक है। आगे हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पर आते हैं। प्रत्येक भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जिस शास्त्र में ये नियम संकलित होते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना अथवा पढ़ना असंभव होता है। व्याकरण जो होता है, व्याकरण के बिना ज्ञान के हम कोई भी भाषा शुद्ध से ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं बच्चों। इसलिए हमें बिना व्याकरण के ज्ञान हुए हम यह असंभव होता है किसी भी भाषा को शुद्ध से बोलना या लिखना। ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखा जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। व्याकरण के अंग। ठीक है। व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला, वर्ण विचार। इस विभाग में हम वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। इस वर्ण विचार में हम उसके स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा, शब्द विचार में इस विभाग में हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा, वाक्य विचार। इस विभाग में हम वाक्यों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। आगे आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है। और दोहराएंगे और इसको हमेशा आप याद रखेंगे। इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है। ठीक है। आगे चैप्टर में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को विस्तार से पढ़ाएंगे बच्चों। बस इतना ही।